आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति लाल पीले हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में शांति करवाने की बात करते करते ट्रंप खुद अपना आपा खोने लगे। ट्रंप के पुतिन को पागल बताने के बाद पुतिन ने तो खास तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पुतिन के खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी जरूर दे दी है। तो क्या अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्या अमेरिका अब रूस पर हमला करेगा या रूस के खिलाफ यूक्रेन को खुलकर फिर से सपोर्ट करेगा? ट्रंप के भड़कने की भी वजह है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को 24 घंटे में खत्म करवाने का दावा किया था। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने कोशिश भी की, लेकिन रूस माना नहीं। उसने उल्टा यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए। ट्रंप को इस बात से झटका लगा है, उनका चुनावी वादा अमली जामा नहीं पहन सका, इसीलिए ट्रंप पुतिन पर लाल पीले हुए तो रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। रूस यूक्रेन के बीच में सीज फायर तो नहीं हुआ, उल्टा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। ट्रंप पुतिन में रार, होगा तीसरा वर्ल्ड वॉर। ट्रंप ने पुतिन को बताया क्रेजी। पुतिन बोले विश्व युद्ध के लिए रेडी। रूस यूक्रेन युद्ध बढ़ा, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। होकर रहेगा विश्व युद्ध। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पुतिन आग बबूला हैं। यूक्रेन से जंग को लेकर पुतिन और ट्रंप के बीच की खटास और बढ़ गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों में तनातनी के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है? अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर ना तो कोई देश बचेगा ना दुनिया। ट्रंप और पुतिन के रिश्तों में तनाव ने अब खुली धमकियों का रूप ले लिया है। पुतिन को ट्रंप ने आग से खेलने की चेतावनी दी तो रूस ने वर्ल्ड वॉर 3 से भी बड़ी तबाही की धमकी दे दी। रूस और अमेरिका के बीच बीते 3-4 दिनों में बात बिगड़नी शुरू हुई। रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने की कोशिश की। पुतिन का हेलीकॉप्टर जब कुर्स्क के ऊपर से गुजर रहा था तो यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन से रूस पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुतिन के हेलीकॉप्टर के पास भी कुछ यूक्रेनी ड्रोन देखे गए। एक ड्रोन तो पुतिन के हेलीकॉप्टर के रास्ते में आ चुका था। तुरंत ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। रूस के मुताबिक पुतिन तो सुरक्षित बच गए, लेकिन उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रूस ने 25 मई की रात से लगातार 3 रात तक यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की झड़ी लगा दी। 25 मई से 3 रातों तक रिकॉर्ड तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। 25 मई को रूस ने 298 ड्रोन और 69 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के 13 इलाकों में बमों की बरसात कर दी। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए। 26 मई की रात भी रूस ने बम बरसाए। 355 ड्रोन और 9 मिसाइलों से हमले किए। 3 दिन में यूक्रेन पर 900 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए। यूक्रेन पर पिछले 3 सालों में रूस का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिफर पड़े। गुस्साए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुतिन को पागल तक कह दिया। मंगलवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था, पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा कि मैं ना होता तो क्या हो जाता। रूस के साथ बहुत सारी खराब चीजें हो चुकी होती। मैं सच में बहुत खराब चीजों की बात कर रहा हूँ। वो आग से खेल रहा है। हालांकि ट्रंप की चेतावनी का क्रेमलिन पर कुछ खास असर नहीं हुआ। हल्के में लेते हुए क्रेमलिन ने कहा कि ट्रंप और बाकी लोग शायद भावनाओं में बह गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कुछ ऐसा कह दिया कि बात हाथ से निकल गई। दिमित्री मेदवेदेव ने तो ट्रंप को धमकी दे डाली। ट्रंप कह रहे हैं पुतिन आग से खेल रहे हैं। रूस के साथ बहुत खराब चीजें हो सकती हैं। मैं सिर्फ एक बहुत खराब चीज जानता हूँ, तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है ट्रंप यह समझते होंगे। अब आप समझिए ट्रंप के आपा खोने की वजह। रूस और यूक्रेन के बीच शांति करवाना ट्रंप का बड़ा चुनावी वादा था। ट्रंप ने बार बार कहा था कि सत्ता में आने के बाद 24 घंटे के भीतर रूस यूक्रेन जंग खत्म कर देंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच ट्रंप ने कहा था कि जंग में रूसी और यूक्रेनी लोग मारे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मरना बंद करें। मैं यह 24 घंटे में कर दूंगा। सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने कोशिश भी की। यूक्रेन और रूस के बीच तुरंत शांति वार्ता शुरू भी करवाई। जेलेंस्की और पुतिन से आपस में बातचीत की वकालत की। 30 दिन के नॉर्मल सीज फायर का प्रस्ताव रखा ताकि दोनों के बीच बड़ी बातचीत हो सके। लेकिन ट्रंप की ये कोशिश रंग नहीं ला पाई। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। यही वजह है कि ट्रंप पुतिन पर भड़क गए। रूस को खुद को होने का एहसास कराने लगे। लेकिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने उल्टा ट्रंप को ही तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि दो शक्तियां आपस में अगर टकरा रही हैं तो बाकी देश अब इस तरफ निगाह बनाए हुए हैं और डर है इस बात का कि कहीं ये युद्ध छिड़ ना जाए। मेरे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल बंसल, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्रंप ये माना कि बहुत से दावे और वादे किए थे तो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हर वादा उन्होंने पूरा कर दिया हो राष्ट्रपति बनने के बाद। फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध ना रुकवाना इतना कैसे ईगो हर्ट हो गया कि मामला अब यहां तक पहुंच गया कि टक्कर हो सकती है और ये तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर अब सामने आ रहा है? रचना जी नमस्कार। जहां तक तीसरे विश्व युद्ध का सवाल है, ये तो बहुत बार कहा जा चुका है, 3.5 साल से भी के करीब हो रहे हैं अभी रूस यूक्रेन युद्ध को, और कई बार उसमें जो है उसने धमकी भी दी है हम जो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे और यूके का अस्तित्व मिटा देंगे। तो इस तरह के बयानबाजी होती रहती है। लेकिन बात यह है कि अभी ये देखना पड़ेगा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पहले ही प्रेसिडेंट पुतिन को कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, 2 बार उन्होंने रिपीट किया, वो बहुत अच्छी बात कही थी। और अब क्या होता है कि जो आप देखते हैं कि युद्ध के टाइम में जब रिटेलिएट करते हैं तो रिटेलिएट करने से आप अपनी जनता को नहीं बचा रहे, अपना नुकसान नहीं बचा रहे। तो अभी जो जिस तरह के हमले यूक्रेन कर रहा है 50 घंटों से रशिया के अंदर में, और रशिया के अंदर में ऐसे हमले हो रहे हैं कि जो कि क्रेमलिन में भी हो रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में भी हो रहे हैं और न्यूरोम में भी हो रहे हैं, जो कि एक जहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन की फैमिली है। तो इन बातों को देखते हुए बजाय यूक्रेन के ऊपर हमले तेज करने के, जो रशिया को भी या उनकी लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा, अपनी वल्नरेबिलिटी को भी देखना है। और उससे जो है वो कोई अपनी जनता को नहीं बचा रहे, वो अपनी जनता में खौफ पैदा हो रहा है। जब क्रेमलिन जैसे मॉस्को में हो रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि बहुत बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के, इन पे हमले हो रहे हैं, रिहायशी जगह पे भी हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं, उनकी जो हालांकि फैक्ट्री जो ड्रोन बनाने की हैं या मिसाइल बनाने की हैं या ऑयल रिफाइनरी हैं वो टारगेट हैं। लेकिन नुकसान तो रूस को भी हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो उससे अभी ऐसा नहीं है कि वो सबक सिखाने की कोशिश करते हैं यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन जो है और ताकतवर होके चल जाता है। अब बात ये चल रही है कि जैसे अभी टॉरस मिसाइल जर्मनी दे रहा है यूक्रेन को, उधर से स्टॉर्म शैडो जो है वो यूके दे रहा है, और स्कैल्प मिसाइल जो रशिया फ्रांस दे रहा है। तो उसमें यह है कि हो सकता है, ये कहा जाता है कि रूस इन देशों पर अटैक करे। मुझे नहीं लगता कि रूस डायरेक्ट जर्मनी, फ्रांस या यूके पर अटैक करेगा, क्योंकि अगर वो अटैक होता है तो आर्टिकल 5 जो नाटो का है वो अटैक माना जाएगा कि वो पूरे नाटो के ऊपर में अटैक है। नाटो के ऊपर अटैक है तो उसमें फिर अमेरिका भी कूद जाएगा, क्योंकि मेंबर तो नाटो का अमेरिका है ही। तो लड़ाई एस्केलेट हो सकती है। अब आप ये देखिए, जब जो है कीव को बाहर से, जो यूक्रेन को बाहर से सपोर्ट है और इतना विध्वंस मचा रहा है रूस के अंदर में अभी भी यूक्रेन, तो अगर डायरेक्ट नेटो के सारे देश आ जाते हैं और अमेरिका भी आ जाते हैं, तो हालांकि रशिया के पास में काफी वेपन है, काफी वो उनकी शक्ति है, लेकिन जब सारे देश हो जाएंगे, ये तो पहले से खतरा था। और पहले से जो रूस ने ये कहा था कि हम अगर नेटो हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी शक्ति का तो पहले से पता था। हालांकि जर्मनी और फ्रांस जो है उनके जो है फेवर में नहीं थे शुरू से, और वो जाके प्रेसिडेंट पुतिन से मिले भी थे, दोनों प्रेसिडेंट मैक्रो और चांसलर ओलाफ। लेकिन वो युद्ध हुआ, युद्ध शुरू हो गया, युद्ध होने के बाद में अभी भी जो कुछ बात चल रही है, हालांकि अभी भी जो बातचीत नेगोशिएशन के लिए चल रही है, पीस प्रोसेस की तरफ चल रही है, और कुछ जो शर्तें कही हैं, रूस ने कहा है कि भाई ये न्यूट्रल रहना चाहिए यूक्रेन को, यहाँ पर जो नेटो का प्रकोप नहीं होगा, और जो डोनेस्क में रूसी बोलने वाले हैं उनकी जो सुरक्षा होनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन अगर वो अपने एरिया को छोड़ने के लिए जो है प्रेसिडेंट जेलेंस्की तैयार नहीं है, दूसरा वो तो उल्टा और जो क्रीमिया के ऊपर अटैक करके उस पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। उनके यहाँ जो है अभी कुर्स्क में कर दिया, बेलग्रेड के ऊपर कर दिया। तो रशिया को अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इतने 3.5 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद और अपनी पूरी कोशिश के बाद जब रशिया कुछ नहीं कर पाया, तो अब इसको शांति से निपटा लिया जाए तो यही अच्छा है। और प्रेसिडेंट पुतिन के को भी ये समझना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप तो खैर कोशिश कर ही रहे हैं
तो आगे जो ये लड़ाई ना बढ़ के वैसी और फ्लैश पॉइंट है। उधर चाइना जो है अपनी मसल फ्लैक्स कर रहा है ताइवान के लिए, ईरान पे अटैक करने के लिए जो है बिल्कुल इसराइल तैयार है, उसने कह दिया हम बिना ही अमेरिका के अटैक कर देंगे। तो इस तरह इनको देखते हुए सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। अभी ये रीजनल कन्फ्लिक्ट होंगे या वर्ल्ड वार होगा, क्योंकि एक इसमें एम नहीं है। एम जो हाँ। है सबके अपने अपने अलग हैं। आप देखिए ताइवान पे कब्जा करना चाहता है चाइना, रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अपना प्रभुत्व चाहता है, हाँ। उधर से जो है ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है, और इजराइल जो है उनके न्यूक्लियर ठिकाने। तो ये बड़े एक और मुझे लगता है ऐसी अगर अगर दो देशों में किसी भी तरीके से युद्ध जैसे हालात बनते हैं और अगर यहाँ दो शक्तियां आपस में टकराने की बात करती हैं और उधर से सीधे रूस से कह दिया गया तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर इसे देखा जाए या फिर उस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, मैं अभी 2 दिन पहले ही पढ़ रही थी, पाकिस्तान ने सिर्फ 87 घंटे के अंदर अगर सिर्फ हथियारों का नुकसान में देखूं 7,900 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ उसे हथियारों से हुआ है। कूटनीतिक फैसले भारत के या बाकी तरीके से बेपर्दा होने पर तो और ज्यादा ये बड़ा नुकसान है। ऐसे में अगर 3 साल से ऊपर रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन की तबाही तो दुनिया देख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि रूस का बड़ा फायदा हो गया। तबाही दोनों तरफ है, नुकसान दोनों तरफ है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका में ये टसल बढ़ती है तो ये वैश्विक तौर पर कैसा रहेगा? रचना जी, हम इस चर्चा को और ज्यादा मजेदार बना सकते हैं अगर हम ये समझें कि विश्व युद्ध होता क्या है। दरअसल बहुत सारे लोग जो है वो इस टर्म से सहमत नहीं है, खासकर हिस्टोरियंस, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पूरा यूरोप अगर दुनिया है तब तो वो विश्व युद्ध था, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में केवल यूरोपियन राष्ट्र ही आपस में लड़ रहे थे, ना तो वो उसका विस्तार एशिया तक था और ना ही अफ्रीका तक था। एशिया के दरवाजे तक युद्ध आ गया था द्वितीय विश्व युद्ध खासकर, पर वो अफ्रीका का और बहुत सारे लैटिन अमेरिका का ये देश आपस में नहीं लड़ रहे थे। तो निक्सन वगैरह ऐसे ही चीजों का और ऐसे ही शब्दों का जब प्रयोग कर रहा था, तो जो चीन के जो सर्वे सर्वा थे माओ से जेडोंग, तो माओ जेडोंग या माओ से तुंग जो भी थे, तो उन्होंने दरअसल निक्सन को काफी तिरछी आंखों से देखा और कहा कि जो अमेरिका और जो यूरोप कहता है वही पूरी दुनिया का सच नहीं होता है। और अभी थोड़े दिन पहले जो जयशंकर साहब ने कहा है कि यूरोप को लगता है कि यूरोप की जो समस्या है वो पूरे विश्व की समस्या है। तो उस हिसाब से देखें तो वो विश्व युद्ध को हम कहेंगे कि ये आपसी हितों की लड़ाई है। दूसरा रचना जी जिस पे हमें ध्यान देना होगा कि विश्व युद्ध होता क्यों है। बेसिकली जो अगर हम मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में बोले तो इसका रीजन ये होता है कि जब जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए आपस में लड़ते हैं तो वो वह विश्व युद्ध का एक खास कारण है। पर इन सब चीजों को अगर हम ना भी देखें और हम विश्व युद्ध के स्वरूप को देखें तो हम देखते हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो आपस में तोप के गोलों और हथियारों से लड़ा गया था, जो कि साधारण हथियार थे। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें फाइटर प्लेन्स और वो ज्यादा भयानक था। और अब एटमी ताकत भी है, उसका स्वरूप भी होता है। तो अगर हम आप विश्व युद्ध की बात करें तब तो हम देखेंगे कि पूरा विश्व युद्ध युद्धों में उलझा हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या को देखें, वहां 60,000 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो वो एक युद्ध का है। यूक्रेन और रशिया में जो हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं, और खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में जहां काफी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। तो ये दरअसल जितने भी जो खास पर जो व्यापारिक जो लोग हैं उनके हितों के लिए ये चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम केवल अमेरिका और रूस के आपसी लड़ाई की बात करें तो ये भी मूलतः हितों की ही लड़ाई है। रूस क्या चाहता है? रूस ये चाहता है कि वह जो ब्लैक सी है या सी ऑफ एजोव है वहां तक अपनी पहुंच बनाए और अपने जो अमीर लोग हैं रूस के, क्योंकि रूस का अब वो स्वरूप रहा नहीं जो 1917 में रहा करता था। अब तो रूस खुद अपने आप में काफी बदल चुका है और वो अपने आप में एक सरकारी कैपिटलिज्म का ही दूसरा रूप था 1980 तक। उसके बाद में जो सब कुछ जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, ये हम जानते हैं। तो वो सी ऑफ एजोव और वहाँ ब्लैक सी पे अपना प्रभुत्व चाहता है, शुद्ध रूप से व्यापारिक हित है। अमेरिका ने तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, तो ट्रम्प साहब ने तो बहुत ही बेशर्मी के साथ ये कह दिया था कि हम यूक्रेन को तभी मदद करेंगे जब वो हमारे
जो यूक्रेन अपने रिसोर्सेज में अमेरिका की भागीदारी सुनिश्चित करे। फिर बाद में उनको वहां के लोगों ने समझाया कि भाई इतना खुले तौर पे सच नहीं बोला जाता है, उसको सच को भी लपेट के बोला जाता है। तब उनका जो स्वर है वो बदला और एक तरीके से जो अमेरिका का जो यूक्रेन को जो दबाने का जो सिलसिला था वो भी एक दबा। तो वो सारी चीजें हैं। तो विश्व युद्ध तो एक अगर माने तब तो हो ही रहा है, क्योंकि हितों की लड़ाई पूरे विश्व भर में फैली हुई है। हाँ, इसका स्वरूप अगर विस्तृत होता है तो वो रचना जी एक अलग प्रश्न है। तो ये है। अब जहां तक रूस और युद्ध के आपस में टकराने की बात है, वो ये है कि अभी जो ज्यादा ताकतवर देश है अमेरिका के लिए वो दरअसल चाइना है। और अमेरिका ने एक वो खेल भी खेला रूस को अपने खेमे में लाने के लिए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोला कि जो है यूक्रेन को उसकी रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए, तब वो एक तरीका था कि कैसे, जैसे चीन को उन्होंने 70 के डिकेड में उन्होंने रूस से अलग किया था और कभी रूस और चीन को एक नहीं होने दिया, और वो चीन की थोड़ी बहुत मदद करता रहा। और अब चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका ये चाहता है कि रूस और चीन कभी भी एक होकर वह सम्मिलित शक्ति से अमेरिका का मुकाबला ना करें। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए नए चैलेंजेस खड़े होंगे। तो अगर युद्ध भी होगा तो उसका स्वरूप ऐसा नहीं होगा कि वो ये, क्योंकि ये पुराना कोल्ड वॉर का जमाना नहीं है जहां दो महाशक्तियां थी, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। तो वो वाला नहीं है। अगर युद्ध भी होगा तो ये व्यापक स्तर पर होगा। हाँ। और इसका आरंभिक हम स्वरूप हम देख अच्छा, अगर दो देश आपस में टकराते हैं बंसल सर, मतलब वो टकराने की नौबत आती है तो इसमें किस हद तक रोल रहता है राष्ट्र प्रमुखों का? क्योंकि एक तरफ तो पुतिन है, दूसरी तरफ ट्रंप है, दोनों के ही कहने क्या, मतलब अगर पर्सनालिटी को, सोच को डिफाइन करने लगे तो लगभग सिमिलर है। नहीं है, सिमिलर नहीं है, सिस्टम डिफरेंट है। सिस्टम जो है पुतिन का, जो प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के अंदर में, वो एक उनकी अथॉरिटी है सिंगल। वहां पे एक तरह से वो कहें तो डिक्टेटरशिप कहें या वो कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सनक के मामले में दोनों की बात कर रही थी बंसल सर। हाँ, सनक के मामले में जो है, लेकिन जो जैसे कि अभी रजावत साहब ने भी कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको उनके लोगों ने समझाया है तो उनको समझाया जाता है, और जो समझा करके वो अपने स्टांस को चेंज कर देते हैं। तो सनक में तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर देखनी पड़ेगी कि सब अपना हित देखते हैं। अमेरिका ऐसी में नहीं कूदेगा, वो इसलिए नहीं कूदेगा कि उसका हित क्या है ये बताइए आप। उनको तो अपने जो यूक्रेन के ऊपर में उन्होंने पैसा खर्च किया है, वो कहते हैं कि हमने $500 बिलियन दिए हैं, या जो उसका हमको खनिज मिल जाए, वो उनका इंटरेस्ट है। जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस का अपना पूरा स्टेक है। रूस ने जो है एक अपना वहाँ पे बफर जोन बनाना चाहता है, अपने प्रभुत्व को बराबर बना के रखना चाहता है। तो इसलिए रूस का और अमेरिका का इतना टकराव नहीं है, बल्कि इसमें आप देखें तो यूक्रेन के साथ साथ जो यूरोप के देश हैं, जो नेटो के अदर कंट्रीज हैं यूरोप, उनका है, उनको ये खतरा है अगर जो है यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो गया तो अगला नंबर उनका आएगा, फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनका स्टेक ज्यादा है, अमेरिका का कोई स्टेक इसमें है नहीं। अमेरिका को तो अपना सुपर पावर बनने के लिए या तो ये है कि हाँ जी ठीक, क्या उनका सुपर पावर की पोजीशन चली जाएगी, लेकिन जहाँ तक डायरेक्ट इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है लड़ाई का, जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, या उनकी जनता के ऊपर इम्पैक्ट होता है, या उनके जो न्यूक्लियर युद्ध भी होएगा, अगर न्यूक्लियर अटैक भी होता है तो पूरे यूरोप के ऊपर में उसका इफेक्ट होगा, अमेरिका के ऊपर में इफेक्ट नहीं होगा। अमेरिका जो है वो अपना यूरोप के प्रेशर में या नेटो को देखते हुए अपनी सुपर पावर बनाने के लिए ही इसमें रहेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो रहा जैसा आपने कहा। तो जो इनका रशिया का स्टेक ज्यादा है, और अगर ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो यूएस का है चाइना के साथ में, जो ताइवान को बचाने के लिए दक्षिणी चीन सागर के अंदर में वहां पर ज्यादा है। उसके अलावा फिर ईरान के साथ में, यहाँ पर जो अमेरिका का इतना स्टेक नहीं है, और क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, और वहाँ पर जो साउथ चाइना जो प्रशांत महासागर के अंदर में भी इनका गुआम एयरबेस है। तो इन सबको देखते हुए जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है वो अमेरिका का दूसरी जगह पे है, न कि यूरोप के अंदर में। यूरोप के अंदर में तो ये नेटो को बना के रखना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका हमेशा नेटो को यूज करता रहा। हालांकि नेटो जो है, जब अफगानिस्तान के बाद में प्रेसिडेंट मैक्रो ने ये कहा था कि नेटो अभी प्लेन
डेड है, मतलब नेटो में कोई शक्ति ही नहीं रही थी, लेकिन उसको जो है जीवित पुनर् किया गया है इस युद्ध के कारण। जो यूक्रेन में युद्ध हुआ, अगर यूक्रेन में युद्ध नहीं होता तो कोई कंट्री नेटो का इंटरेस्टेड ही नहीं था। फ्रांस ने जाकर कोशिश किया, जैसा मैंने बताया, जो इनके जर्मनी के और पूरे यूरोप को जो है गैस सप्लाई होती थी रशिया से, तो रशिया का और यूरोप का बड़ा अच्छा व्यापार था, बहुत ठीक चल रहा था। और मुझे नहीं लगता कि ये कारण था कि रशिया ने अटैक किया कि वो नेटो का मेंबर बन जाएगा। अभी नेटो का मेंबर तो उसके बाद में जो है फिनलैंड और स्वीडन भी बने हैं। फिनलैंड का भी 1300 किलोमीटर की बाउंड्री है रशिया के साथ में। हालांकि धमकी दी रशिया ने कि हम तुमको मिटा देंगे, और स्वीडन को भी दी, लेकिन कुछ नहीं किया। हाँ। जो यूक्रेन के ऊपर में है तो वो ये था कि हाँ, कुछ अपने तरह की सरकार, कठपुतली सरकार लाई जाए, वहां पे कब्जा किया जाए। और रशिया का ये मिसकैलकुलेशन रहा है। उन्होंने सोचा था कि यूक्रेन के लोग जो हैं हमारा स्वागत करेंगे, और वो यहाँ से जो जेलेंस्की है उससे फेडअप हैं, और हाँ। उनको फटाक से 2-3 दिन में या हफ्ते भर के अंदर में इसको जीत लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये एक मिसकैलकुलेशन रहा है। और मिसकैलकुलेशन का जो ये हो रहा है कि रशिया को भी हाँ। इतना मुझे नहीं लगता कोई फायदा होने वाला हो, जितनी उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है और जो उनके लोग भी बिल्कुल। उनके मारे जा रहे हैं। अभी कम से नुकसान तो कम है, जो और इसीलिए तो भारत भी मानता है, भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि आज का युग युद्ध का नहीं है और युद्ध के फेवर में हम कतई नहीं है। अच्छा अरविंद सिंह तेजावत जी, जो ये पूरे हालात अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें डायरेक्टली कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जिन्होंने कहा था कि मेरा सपना है ग्रेट अमेरिका बनाना, और वो खुद भी ग्रेट प्रेसिडेंट बनना जरूर चाहते हैं, ये सपना जरूर है, लेकिन ये सपना पूरा होता हुआ अभी नहीं दिख रहा। क्या हो सकता है डैमेज कंट्रोल का कोई रास्ता? देखिए, ट्रम्प साहब ने बोला था विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अगेन, दोबारा से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्रम्प साहब उसको ग्रेट बनाएंगे, और जो अब्राहम लिंकन जैसे ग्रेट लोग थे उन्होंने अमेरिका को ग्रेट नहीं बनाया, या जो रूजवेल्ट थे, या जिनका काफी बड़ा नाम था, और भी जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका है वो अपने आप में ग्रेट है, उसका अपना हिस्ट्री रहा है, जो खासकर उन्होंने ब्रिटेन के साथ जो लड़ाई का जो इतिहास रहा है। तो ये ग्रेट टर्म भी दरअसल बहुत ही पॉलिटिक्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और जहां तक दूसरी बात है, ट्रम्प दरअसल इन दिनों में थोड़े से उनको प्रेडिक्ट करना और उनका जो बिहेवियर है, वो वहाँ के अखबार भी लिखते रहे कि ये दरअसल प्रेसिडेंट के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी कंपनी के मालिक हो। और अभी जो खासकर वो जो अमेरिकन कोर्ट है, उन्होंने भी बहुत सारे जो टैरिफ वगैरह के जो मामले को लेकर भी कहा है कि क्या प्रेसिडेंट इतना ताकतवर है कि वो कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर ये इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है। तो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि जो ट्रम्प साहब है वो ये देख रहे हैं कि मेरा आखिरी टेन्योर है, और इसमें मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे कि पूरा इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाए। और एक और उनकी कवायद ये भी है, वो ये चाहते हैं कि वो तीसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, और इसके लिए वो ये उपाय ये सोच रहे हैं कि पहले वाइस प्रेसिडेंट को पहले किसी और के नाम पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो लड़ा जाए, और उनके किसी कठपुतली आदमी के साथ, और फिर उससे कहा जाए कि आप, और खुद जो ट्रम्प है वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, और जब वो उनके कठपुतली व्यक्ति जब वहां से रिजाइन कर देंगे तो नेचुरली जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास प्रेसिडेंटशिप आ जाएगी। तो ये तरीका ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए भी एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट की होती है। पर खैर ये सब हो सकता है। पर कुल मिला के जो ट्रम्प साहब का जो सब कुछ मामला है वो काफी गड़बड़ जैसा। भारत को लेकर भी पहले वो कुछ और बयान देते हैं, उसके बाद में अलग बयान देते हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, हम उनकी जो अंदर की जो कहना चाहिए कि जो अशांति है वो समझ सकते हैं। अशांति कई बार शब्दों से भी समझ में आती है, वो बेचैनी कि हाँ सीज फायर का क्रेडिट ले लेना, फिर वो कह देना कि नहीं, फिर कह रहे हैं मैं चाहता था कि इसका कम से कम मुझे श्रेय मिलता, फिर कुछ और कह देना, और इसी कहने के चक्कर में वो पुतिन को भी क्रेजी कह गए। और इसीलिए अब रूस की तरफ से ये पलटवार कि हाँ तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर ये टकराव देखा जा रहा है, और अलग अलग देशों की निगाह इस पर है, इसीलिए आज भी इस पर हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बंसल सर और अरविंद सिंह तेजावत जी साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। को पावर्ड बाय
गोल्डी मसाले लाए हैं